दिल्ली के उजाला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मरकजी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। केजरीवाल ने जराये के हवाले से बताया कि मरकजी हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कामयाब न होने दे। हालांकि ऐसा नहीं होगा और मरकजी हुकूमत जिस तरह की कार्रवाई चाहे करे उससे पार्टी को कतई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वाज़ेह है कि पंजाब में सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं। चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पे सभी केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव हैं और जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है, तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी। उसका हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ये सारी बाधाएं आती हैं। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहिए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर सकती हैं। क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। यूपी असेंबली इंतखाबात में दावे और इल्जाम की सियासत जारी है। फिलहाल मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत खस्ता है। चंद घंटों के अंदर सीएम की उम्मीदवार ने अपना स्टैंड ही बदल डाला। इसीलिए ऐसे में बेहतर होगा कि लोग अपना वोट खराब न करें और एक तरफा वोट बीएसपी को ही दें। दरअसल गुज़िश्ता दिनों प्रियंका गांधी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कह दिया था कि वो सीएम की उम्मीदवार हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये जवाब उन्होंने संजीदगी से नहीं दिया था, बल्कि सहाफ़ी के बार बार इसरार करने पर आजिज़ा कर दिया था। मायावती ने अपने ट्वीट में कांग्रेस को वोट काटने वाली जमात करार दिया और बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए अपनी ही पार्टी की जीत का दावा किया। हापुड़ के धौलाना असेंबली हलके के उम्मीदवार असलम चौधरी मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरे हुए हैं। धौलाना से असलम चौधरी समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं और इस बार उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार धर्मेश तोमर से है। इससे पहले 2017 में बीएसपी में रहते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। हमारे साथी रोहित ने उनसे हालिया तनाज़ात पर कुछ यूं बातचीत की। इस समय मौजूद है हापुड़ की विधानसभा धौलाना में और हमारे साथ बात करने के लिए विधायक असलम चौधरी हैं, जो सपा और रालोद से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। असलम जी, आप मौजूदा विधायक भी हैं। एक बार फिर से आप इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हाथी पर सवार थे, अब सपा पार्टी पर उम्मीदवार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपके चैनल का आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं दूसरी देशवासियों के सबके अच्छे रहने की, सुकून से रहने की शुभकामना करता हूं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। ऊपर वाले ने आप भाइयों की दुआ से, आप भाइयों के सहयोग से मुझे पीछे विधानसभा भेजा था।
विधानसभा में सामाजिक जो काम थे क्वेश्चन लगाकर वैसे मैंने करने का काम किया। क्षेत्र में धरने प्रदर्शन से जो भी, चूंकि सरकार बीजेपी की थी, भारी बहुमत से सरकार थी, बीजेपी के खिलाफ धरने प्रदर्शन से बहुत सारे मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। तो मेरी विधानसभा के आज सातों बिरादरी के भाई, जो ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है, मुझे इतना ढेर प्यार मिल रहा है, इतना ढेर प्यार मिल रहा है कि मैं तो चाहता हूं कि ऊपर वाला सबको इतना दे और मैं दोबारा विधानसभा में पहुंच चुका इंशाल्लाह। धर्मेश तोमर भी पहले सपा पार्टी में थे, भाजपा में आ गए हैं, आप भी बहुजन समाज पार्टी से सपा में आ गए हैं, तो टक्कर किस तरह की मानी जाए? टक्कर पे कोई नहीं है, टक्कर पे कोई नहीं है, चूंकि इस दुनिया के अंदर जब जब किसी ने किसी के साथ धोखा किया था, मेरे बड़े भाई सुखबीर गहलोत थे, जिनका आप नाम ले रहे हो, उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, चूंकि उनके भाई एक्सपायर हो गए थे। जिनका आप नाम ले रहे हो, धर्मेश के भाई, उनके दामाद थे। सुखबीर गहलोत जी की देन है जो आज ये यहाँ है। उनके ही ना हुए तो जनता के क्या होंगे। तो विधायक असलम चौधरी थे, इस बार उम्मीदवार हैं सपा पार्टी के, और 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता इन्हें किस तरह लखनऊ की ओर भेजेगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। उत्तराखंड में कांग्रेस ने देर रात अपने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। हालांकि अभी इस फहरिस्त में हरक सिंह रावत का नाम नहीं है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत उत्तराखंड के कदावर लीडर माने जाते रहे हैं। हरक सिंह रावत ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी की। उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात और बीजेपी कांग्रेस के बीच शय और मात का खेल देखा जा रहा है। कांग्रेस अब बीजेपी लीडर सतपाल महाराज के खिलाफ पुरी गढ़वाल की अहम सीट चौबट्टा खाल से हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियों में है। बीजेपी के एक और वज़ीर-ए-आला रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसी चौबट्टा खाल इलाके से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए बीजेपी के लिए ये सीट काफी अहम है। मध्य प्रदेश में वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान और साबिक सीएम दिग्विजय सिंह की मुलाकात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान है। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह के जरिए टीम और पार्वती नदी पर तामीर हो रहे डैम और उसके मुतासरीन के मसाइल को लेकर वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह से मुलाकात के लिए 1.5 महीने से वक्त मांगा जा रहा है। सीएम सेक्रेटरीट ने दिग्विजय सिंह को 21 जनवरी की सुबह 11:15 बजे मुलाकात का वक्त दिया था, लेकिन सीएम की मसरूफियात के बिना पर सीएम सेक्रेटरीट ने 21 जनवरी की मुलाकात को बाद में कैंसिल कर दिया। मुलाकात का वक्त मुकर्रर करने और फिर कैंसिल किए जाने के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने डैम मुतासरीन के साथ सीएम हाउस के सामने धरना दिया, जिसे लेकर पुलिस के जरिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया और अब इसी पर सियासत हो रही है। सीधे भोपाल का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मेहताब आलम। मेहताब, हम लगातार देख रहे हैं कि सियासत जो है वो वहाँ पर जारी है और अब ये जो ताज़ा मामला पेश आया है शिवराज सिंह और साबिक सीएम दिग्विजय सिंह की मुलाकात को लेकर, क्या कुछ है ये मामला और अभी तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई है? ना, मामला ये है कि मध्य प्रदेश में पाशी के लिए डैम बनाए जा रहे हैं, टैम नदी और पार्वती नदी पर, और उससे जो इलाका डूब में आ रहा है उससे बहुत सारे किसान जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह उस मामले को लेकर पिछले 1.5 महीने से सीएम से मुलाकात वक्त मांग रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही थी। 21 जनवरी को मुलाकात का 11:15 बजे वक्त तय किया गया था, लेकिन सीएम सेक्रेटरीट ने मुलाकात पहले के सीएम की मसरूफियत को बताते हुए मुलाकात को कैंसिल कर दिया था, जिसको लेकर जो है साबिक वज़ीर-ए-आला दिग्विजय सिंह ने जो रोज पहले धरना दिया था और धरने को लेकर जो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। लेकिन आज 12 बजे जो है दोनों लीडरों की मुलाकात तय की गई और मुलाकात के साथ न सिर्फ जो है साबिक वज़ीर-ए-आला दिग्विजय सिंह बल्कि साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ भी गए और वहां पर उनके दरमियान किसानों के मसाइल को लेकर, आपाशी के मामले को लेकर जो है बातचीत हुई है। लेकिन दोनों पार्टियों के दरमियान इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है, क्योंकि अपोजिशन का जो है जहाँ पर ये कहना है कि हुकूमत उस पर वक्त नहीं दे रही है, वहीं पर जो है बीजेपी का कहना है कि क्योंकि बात की कांग्रेस में अंदरूनी खलफशार जारी है और उसमें सबसे बड़ा लीडर कौन है और लोग दिग्विजय सिंह को वहां पर मौका नहीं मिलता, तो इस तरह के इश्यूज को उठाकर वो सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं, है ना। जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और कुछ दिनों के बाद वहां पर जो कि इलेक्शन होना है तो इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, यही हमने देखा अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में। आज बात करेंगे राहुल वेलाल और श्री ग्रीश की। यंग जीनियस के इस सफर में हम कई प्रतिभाशाली बच्चों से मिले हैं। हर किसी का हुनर अपने आप में बेमिसाल है। कुछ ऐसे हैं जो सुरों के बादशाह हैं। राहुल वेलाल एंड सिरी गिरीश, बोथ फ्रॉम बेंगलुरु। राहुल एंड सिरी गिरीश, नमस्कारा, दिस इज आनंद हियर। You hope you people remember me. You're so soft, but you've got such magic in your voice, Rahul. Both me and Siri Girish are your fans, along with so many others. But tell me, how was your experience? I thoroughly enjoyed the experience because I got an opportunity to interact like legends with you, legends like you, Shri Anand Narasimhan sir, and as a very pleasant surprise, I also got to meet Shankar Mahadevan sir. Siri Girish, how was it when we said hi to you and you saw the whole set and all of us sitting there? I was staring through the screen and suddenly Shankar Mahadevan sir was sitting there and you sir and Rahul, I just saw and I was like, oh my God, I couldn't, gather words for a few seconds, and I wanted to meet him from a long time, but I never knew it would come so quickly. It was just amazing. Rahul, what did you think of her raga? The first thing is that it's a very big achievement to create a raga at such a young age. So congratulations to you. Siri Girish, what for you was special? Each and every part of the episode was special, and one of the most memorable things was that I was able to present my ragam and take blessings of Shankar. So Rahul and Siri Girish, I wish both of you all the very, very best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में वाक़ उनकी तस्वीर पर अकीदत के फूल चढ़ाए और उनकी पैदाइश पर उनको याद किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर ममता बनर्जी ने भी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश पर उनको खराज पेश किया और उनको कुछ इस अंदाज में याद किया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी कली 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 वो अंदली व चही, गली 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 वो आम खलक गा रही। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। एशिया के आफताब एशिया पे आ गया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। लो दहली पुकार के कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की,
तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ते रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। तेरी हिम्मत बढ़ते रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। उधर लखनऊ में भी योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्मे पर गुलहाय अक़ीदत पेश किए। उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए 1857 के शहीदों को भी अपना खिराज पेश किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी को कराने वाले उन अग्रिम नेताओं के एक महानायक थे, जिन्होंने भारत के अंदर रह करके तो अपनी अच्छी यानी सिविल सेवा से, वे चाहते तो सिविल सेवा के माध्यम से, अंग्रेजों के माध्यम से अच्छी सैलरी पाकर के, अच्छी सुविधा पाकर के भारत में रह करके, ब्रिटेन में रह करके अपने और अपने परिवार की देखभाल कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था। पूरा देश आजादी के इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। देश के क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे और सभी लोग एकजुट होकर के, सबके मन में एक ही ध्येय था कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है और भारत को आजाद कराना है। भारत के अंदर रहकर और भारत के बाहर भी रह करके एक अनगिनत सिलसिला चला था। हम सब भूले नहीं हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर को, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। दिल्ली में जनवरी में बारिश ने पिछले 32 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। दूसरी जाने पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बायस मैदानी इलाकों में सर्दी की ठिठुरन में बेइंतहा इजाफा देखा गया। कल शाम से ही दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया, जिससे आम लोगों और खासकर रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंद में बारिश की पेशगोई कर दी है। आईएमडी के मुताबिक कपकपाती ठंड में बारिश ने मजीद मुश्किल पैदा कर दी है। यूपी के हापुड़, संभल, चंदौसी, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, कासगंज, नरोरा में हल्की बारिश से ठंड में इजाफा हो गया है। लोगों को गैर जरूरी बाहर न निकलने की भी सलाह दी गई है। साथ ही जो लोग बहालत मजबूरी काम के सिलसिले में बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए अलाव और चाय की दुकानें ही सहारा है। ट्रेनों और परवाजों पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से धुंध और बारिश के कारण मौसम में गिरावट आई है। लोग परेशान हैं क्योंकि यहां पर जो बारिश के कारण जो ठंड बढ़ी है, ठंड में ठिठुरन हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज अभी की मैं बात करूं तो मौसम जरूर थोड़ा साफ नजर आ रहा है, लेकिन सुबह के वक्त बारिश थी और बारिश के कारण जो ठंड के कारण जो तापमान था उसमें काफी गिरावट रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहेगा और बारिश के कारण जो ठंड है वो बढ़ सकती है। और जिस तरीके से ठंड और ठिठुरन के कारण यहाँ पर जो फ्लाइट्स और जो ट्रेन है वो भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ ट्रेन जो है वो देरी से चल रही हैं, जिससे कुल मिला के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज 18 दिल्ली।
और वहीं मुल्क में कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,33,000 से ज़ायद नए मामले सामने आए, जबकि इसी अरसे में 2,59,000 अफराद सेहतियाब हुए। 16% इजाफे के साथ कोरोना की रफ्तार तेज़ हो गई है। वैक्सीनेशन का अमल भी ज़ोर शोर से जारी है। चंद दिनों के अंदर कोरोना अपनी पूरी रफ्तार के साथ फैल रहा है। लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू का खातिर ख्वाह असर दिखाई नहीं दे रहा। महकमे रेल की जानिब से आज बडगाम के नादिगाम इलाके में नया रेलवे हॉल्ट स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। स्टेशन का इफ्तिताह चीफ एरिया मैनेजर रेलवे और डीडीसी चेयरमैन बडगाम ने किया। रेलवे स्टेशन के शुरू होने से मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि ये उनकी देरीन मांग थी जो आज पूरी हुई, जो कि उन्हें घूम घूम कर अपनी मंजिल की जानिब जाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी किराया और वक्त भी लगता था। लेकिन अब जब ये स्टेशन शुरू हुआ तो उनका किराया भी बचेगा और उनका वक्त भी। उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहाँ पर 2 के बजाय दिन में भी ट्रेन रुकनी चाहिए। सालों साल पुरानी की डिमांड थी, हमारे गांव की नहीं बल्कि तकरीबन 35 मतलब गाँव इससे मुंसलिक थे। इससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि एक तो वक्त भी बचेगा, किराया भी बचेगा, और ये जो मतलब हमारे यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ को हासिल करने में जो ट्रांसपोर्ट का अमल दखल हुआ था, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक खुशी और मसरत का पैगाम है। Our land is full of orchards, our land is full of literacy, our land is full of our land is full of inputs, grains and whatsoever. Basically tomorrow it will be kind of delay and it will give more and more benefit to the public of JNK. हमने जो ख्वाब देखा था कि हम रेलवे स्टेशन देखना चाहते हैं और ये ट्रेन यहाँ पर रुकनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह रहमान आज हमारा ख्वाब जो है वो पूरा हो गया। हम इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार। मजीद चाहते हैं कि ये जो रेल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ये यहाँ पर एक बार रुके या 2 बार रुकेगी, सुबह और शाम को, हम चाहते हैं कि दिन में भी 1-2 बार रुकनी चाहिए। मसला अपने गाँव और अपने हाथों से हल किया, ये मेरा नारा है एज ए चेयरमैन कि हमें अल्लाह करे कि अपने हाथों से अपने बडगाम को आबाद करने की तौफीक अता करे। मजदूर का आदमी जो रुफगरी का काम करता है, जो मजदूरी का काम करता है, यहाँ ये अल्लाह का वही है। यहाँ ज्यादा बेचारे मुश्किल से अपने हाथ की मुश्किल से सुई से कमाते हैं। अगर इनको हम 60 रुपए के बजाय 50 रुपए के बजाय 5 रुपए पर वहां पहुंचा सकते हैं जहां ये 60 रुपए पर पहुंचते वहां पहुंच, ये फायदा। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2000 के मुताबिक कुदरती जंगलात के मुकाबले में वेटलैंड्स का नुकसान 3 गुना ज़्यादा है। ताहम बशीटेहली वेटलैंड ने कुछ अलग ही मिसाल कायम की है और ये 3 साल की मुसलसल और ठोस कोशिशों का ही नतीजा है। बशीटेहली वेटलैंड को WWF इंडिया ने 3 साल की मेहनत में दोबारा जिंदा कर दिया। देखिए मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। The district where we are here now, Bangalore Rural District, it is under a severe water crisis and the groundwater level is gone down from the surface approximately 1500 feet. And the surface water bodies which are there, available sources of water like wetlands, ponds, temple tanks, they are all in a very degraded state. So there are the local community or the local villages around this wetland, many industries here in the Bashetele Apparel Park, the Gram Panchayat and the schools and the colleges. So it's like a full of different type of stakeholders. So we started talking to each of them to understand why this has come to this stage. We also studied the drainage pattern, connectivity from where water is coming into the wetland. That was something which was a revelation for us, that this is not an independent wetland, but it is a cascade of 4 to 5 wetlands, and from the upstream wetlands it is connected. And because the connectivity is lost or degraded, the water is not coming into this wetland, and also the catchment is degraded. We made wetland mitras, who are the friends of the wetland from the local community,
and we did capacity building for them. We trained them on wetland health assessment. Many villagers came forward and told us that, oh, our defunct borewells started getting recharged, maybe because of this water which is there in this wetland. This was something which we dreamt of and believed in, and now it has strengthened our belief that this is possible. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका 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 टीका